वेलकम टू यूपीएससी मेड सिंपल बाय दिनेश। और आज है हम हमारे लेक्चर नंबर 5 रेशो और प्रपोर्शन में। इन सभी जो नोट्स हैं और अपडेट्स हैं उनके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो देखो, रेशो एंड प्रपोर्शन की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर भी ऐसा सच कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जो कि अलग से हम समझे। इन जनरल आपको पता है रेशो का मतलब होता है फ्रैक्शन, या फिर किसी भी चीज को हम किस फ्रैक्शन में बांट रहे हैं, कौन सा हिस्सा किसके पास आ रहा है, वो सब रेशो में आता है। और प्रपोर्शन इन टेक्निकल टर्म्स होता है इक्वल रेशो। लेकिन इतना ज़्यादा यूपीएससी के पर्सपेक्टिव में इस टेक्निकल टर्म को समझने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे जो यूपीएससी में आए हुए हैं और जो आ सकते हैं, जिससे कि आपको ये टॉपिक में किस तरह की क्वेश्चन की लैंग्वेज बनती है और उसमें किस तरह सॉल्यूशन होता है वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। अ स्टूडेंट अपीयर्स इन 6 पेपर। एक स्टूडेंट है वो 6 पेपर में अपीयर होता है। द मैक्सिमम मार्क्स आर द सेम फॉर ईच पेपर। हर पेपर के जो मैक्सिमम मार्क्स है वो सेम है। ठीक है, हिज मार्क्स इन दीज पेपर, क्या चीज, उसके जो मार्क्स हैं इन पेपरों के अंदर वो इस रेशो में है 5:6:7:8:9:10। यानी जो मार्क्स उसके आए वो 6 पेपर में ही अलग अलग रेशो है। ओवरऑल ही स्कोर्ड 60%, और ओवरऑल उसके एग्जाम में आए 60%। ठीक है, समझ में आ रहा है। 6 पेपर है, मैक्सिमम मार्क्स इक्वल है, इन 6 रेशो में मार्क्स आए हैं और टोटल 60% आया है। इन हाउ मैनी नंबर ऑफ पेपर्स डिड ही स्कोर्ड लेस देन 60% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स। क्या पूछ रहे हैं कि जो ये 6 पेपर का रेशो दिया हुआ है, इनमें से कितने पेपर में उसके 60% से कम मार्क्स आए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बड़ा इजी सा है। कैसे करें, चलो ऐसा करते हैं कि जो जैसा कि हमारे नॉर्मल एग्जाम में होता है कि एक पेपर 100 मार्क्स का होता है, तो ऐसा कर लेते हैं हम कि हर एक पेपर 100 मार्क्स का है और 6 पेपर इक्वल है। तो टोटल मैक्सिमम मार्क्स कितने हो गए? टोटल मैक्सिमम मार्क्स हो गए 100। हर एक पेपर का 100, तो टोटल कितने हो गए? 600। अब उसके मार्क्स आए कितने? उसके मार्क्स आए 60%, यानी जो टोटल मैक्सिमम मार्क्स है उसका 60% मार्क्स आए हैं उसके। ठीक है, यानी उसके 360 मार्क्स आए हैं। टोटल मार्क्स मेरे पास आ गए 360। अब बाकी जो 6 पेपर हैं उनमें जो मार्क्स आए हैं उनका रेशो है मेरे पास। ठीक है, तो जब भी रेशो आपके पास है और उनका सम आपके पास है, तो हम कैसे कर लेते हैं कि जो रेशो है इन सब का आगे एक एक्स सपोज कर लेते हैं और उसको प्लस करके इसके इक्वल लिख देते हैं। ये एक बेसिक तरीका है रेशो के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। जब भी आपके पास रेशो है, टोटल है, तो जो रेशो है उसको आप एक्स में लिख दीजिए। 5x प्लस 6x प्लस 7x प्लस 8x प्लस 9x प्लस 10x इज इक्वल्स टू 360। चलो सम कर लेते हैं। 5 प्लस 6 11, 11 प्लस 5 प्लस 6 11, 11 प्लस 7 18, 18 प्लस 8 26 एंड 9 35 एंड 10 45। तो हो गया 45x इज इक्वल्स टू 360 और x इज इक्वल्स टू 360 अपॉन 45। तो 5 से कर देते हैं और ये आ गया आपका x की वैल्यू 8। जब x की वैल्यू आ जाती है तो उनसे इनको हम मल्टीप्लाई करके ओरिजिनल नंबर निकाल लेते हैं। तो 8 को करेंगे 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, 64, 72 एंड 80। ये उसके मार्क्स हैं। अब क्या पूछ रहा है? 60% से कम, क्योंकि हमने मैक्सिमम मार्क्स मांगने थे 100। 100 मांगने का ये फायदा है, आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती। तो 60% से कम किस किस में है? 60 से कम मार्क्स कितने पेपर में? एक पेपर, दो पेपर और तीन पेपर। तो आंसर हो गया इसका बी। तीन पेपर के अंदर 60 से कम मार्क्स हैं। ठीक है, इजी था क्वेश्चन। रेशो में कुछ भी नहीं है, आपको बस जनरल तरीका पता होना चाहिए सॉल्व करने का। बाकी जैसा क्वेश्चन कहता है वैसा वैसा करते जाइए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन है, आप एक बार ट्राई कीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन ट्राई किया होगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन? द मंथली इनकम्स ऑफ एक्स एंड वाई आर इन द रेशियो ऑफ 4:3। दो लोग हैं एक्स और वाई, उनकी मंथली इनकम दी हुई है 4:3 में। देयर मंथली एक्सपेंसेस आर इन द रेशियो ऑफ 3:2। एक तो इनकम दे दी और एक एक्सपेंस दे दिया, दोनों का इन रेशियो। ठीक है, हाउ एवर ईच सेव 6,000 रुपीज पर मंथ। यानी कि इनका इनकम 4:3 में है,
एक्सपेंडिचर 3:3 में है, लेकिन उसके बाद भी दोनों 6,000 रुपये पर मंथ सेव करते हैं। तो व्हाट इज देयर टोटल मंथली इनकम, दोनों की मंथली इनकम को ऐड कर दो, टोटल मंथली इनकम क्या है। तो जैसे मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बताया कि जब भी रेशो में दिया हुआ है तो उसको क्या करो, एक्स मान लो, क्योंकि यहाँ पर दो रेशो है तो हम एक को एक्स मान लेंगे, एक को वाई मान लेंगे। चलो इनकम वाले को हम एक्स में मान लेते हैं और एक्सपेंडिचर वाले को वाई में मान लेते हैं। ठीक है, ये एक्स है, ये वाई, यानी कैपिटल एक्स कैपिटल वाई परसेंट। तो इसकी जो इनकम है, इनकम वो हो गई 4x और 3x, और इनका जो एक्सपेंडिचर है वो हो गया 3y और 2y। ठीक है, अब सेव का मतलब क्या होता है कि इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस कर दो, तो एक्स की सेविंग मुझे निकालनी होगी, तो 4x माइनस 3y, और कितनी है 6,000। वहीं y की क्या है 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 6,000। ठीक है, जब दोनों इक्वेशंस, जो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड बनी है, दोनों के राइट हैंड साइड 6,000 है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो 4x माइनस 3y जो है वो 3x माइनस 2y के इक्वल हो गया। 3x यहाँ आ गया, 4x में से माइनस हो तो बचा x, 3y वहां चला गया, हो गया प्लस का, तो बचा y, यानी कि x जो है वो y के इक्वल आ गया। तो किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लेते हैं इस चीज को। चलो यहाँ पुट कर लेते हैं, 4x और y की जगह लिख देंगे क्योंकि x और y इक्वल है। 3x इज इक्वल्स टू 6,000, तो x की वैल्यू क्या आ गई 6,000। x की वैल्यू 6,000 है तो y की वैल्यू भी 6,000, पर नीड नहीं है इसकी, क्योंकि हमें सिर्फ इनकम निकालनी है, वो भी टोटल इनकम जो है ये। तो अगर मुझे कैपिटल एक्स जो पर्सन है इसकी इनकम निकालनी होगी, तो एक्स को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, कितनी आ गई 24,000, और जो वाई की हो जाएगी वो 6 3 18,000। ठीक है, ये दोनों कितने हो गए 42,000। इजी क्वेश्चन खत्म। ठीक है, बस आपको ये तरीका पता होना चाहिए रेशो में, बाकी कुछ भी नहीं है। चलो अब एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अ बोतल कंटेन्स 20 लीटर ऑफ लिक्विड ए। एक बोतल है, उसके अंदर 20 लीटर लिक्विड ए है। अब हमने क्या करा, 4 लीटर ऑफ लिक्विड ए इज टेकन आउट ऑफ इट्स एंड रिप्लेस्ड बाय सेम क्वांटिटी ऑफ लिक्विड बी। अब इस बोतल में से हमने क्या करा, 4 लीटर लिक्विड ए निकाल लिया और उतनी ही क्वांटिटी में, यानी 4 लीटर ही लिक्विड बी डाल दिया। अब इसके बाद जो हमारा एलिगेशन बचा, जो हमारा मिश्रण बना, उसमें वापस से हमने 4 लीटर जो मिक्सचर है वो निकाल लिया। इस जो मिक्सचर बना बी डालने के बाद फिर से 4 लीटर हमने निकाल लिया और सेम क्वांटिटी ऑफ लिक्विड बी से फिर से उसको रिप्लेस कर दिया, यानी 2 बार हमने कराया एक ही काम। What is the ratio of quantity of liquid A to the quantity of liquid B in the final mixture? समझ में आया। अब इसके बाद जो 2 बार आपने ऑपरेशन किया, इसके बाद A से B का क्या क्वांटिटी में जो रेशो है वो आपको बताना है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में एकदम ध्यान से जो जो चीजें बोलता जा रहा है वैसे करते जाओ। देखो सबसे पहले क्या था, 20 लीटर था लिक्विड ए, इसमें से हमने 4 लीटर निकाल लिया, तो कितना बचा 16 लीटर ए बचा, और हमने 4 लीटर बी डाल दिया, 4 सॉरी 4 लीटर हमने बी डाल दिया, ये हो गया। यानी अब एक बार ऑपरेशन करने के बाद जो लिक्विड है, एक बार ऑपरेशन करने के बाद ए और बी का जो रेशो है वो कितना बचा इन दोनों के अंदर, वो बताना होगा आपको सबसे पहले। तो एक बार जब आपने कर लिया ऑपरेशन, यानी 4 लीटर ए निकाला और 4 लीटर बी डाल दिया, तो 16 लीटर ए बचा और 4 लीटर बी बचा। अब मुझे एक बात बताओ, जब वापस इस जो मिक्सचर है इसमें से आप 4 लीटर बाहर निकालोगे, तो क्या पूरा ए बाहर आएगा या ए और बी का मिक्सचर बाहर आएगा? ऑफ कोर्स ये बात है, ए और बी का मिक्सचर ही बाहर आएगा। तो किस रेशो में बाहर आएगा, जब ये 16 लीटर है और ये 4 लीटर है, तो 16 और 4 का रेशो कितना हो जाएगा 4:1। समझ में आ रहा है, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। यानी कि जब मैं 4 लीटर बाहर निकालूंगा अब, तो उसमें ए कितना होगा, उसमें ए होगा जो मेरा 16, जो मेरा ए है वो कितना होगा इस 4 लीटर में से 4 मल्टीप्लाई ए का रेशो कितना है 4/5, यानी 16/5। वहीं बी का रेशो कितना होगा 1 मल्टीप्लाई 4/5, यानी कि 4/5। समझ में आ रहा है? ठीक है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है समझना।
यहीं पर कुछ क्वेश्चन का कैच है कि जब सेकंड टाइम हम 4 लीटर निकाल रहे हैं तो उसमें ए कितना होगा और बी कितना होगा। ठीक है, तो अब मुझे बताओ सेकंड बार जब हमने ऑपरेशन किया तो फाइनली ए मेरे पास कितना बचा। मेरे पास ए था 16 लीटर था, उसमें से 16/5 और माइनस हो गया, तो यानी कि ये हो गया 80 माइनस 16/5 यानी 64/5। अब बी में क्या है, बी क्योंकि हमने 4 लीटर और डाल दिया, ठीक है, 4 लीटर हमने और डाल दिया, 4 लीटर मेरे पास पहले से था, 4 मैंने और डाल दिया, लेकिन जब मैंने निकाला था तो उसमें 4/5 और कम हो गया। ये चीज़ समझ में आ रही नहीं आ रही। 4 लीटर मैंने पहले डाल दिया था, ठीक है वो था, 4 लीटर मैंने वापस डाल दिया, ओनली बी देख लो, 4 लीटर टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड बाय सेम क्वांटिटी ऑफ लिक्विड बी, तो 4+4 कर देंगे, लेकिन जब हमने निकाला तो उसमें 4/5 बी बाहर निकल गया था, तो ये 8 माइनस 4/5, तो ये कितना हो गया 40 माइनस 4/5, जो कि होगा 36/5, यानी फाइनली बी बचा 36/5 और ए बचा 64/5। तो इसका रेशो निकाल लेते हैं, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका 64:36, यानी कि इसको और सॉल्व कर लेते हैं, 4 से 6:9, इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को समझना, क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन जो है कुछ और लैंग्वेज भी घूम के आ सकती है, लेकिन मेन मुद्दा क्या है, मेन मुद्दा ये है इस क्वेश्चन का कि पहले आपने करा तो ये तो बहुत ईजी है, लेकिन सेकंड जो चीज़ हमने करी, सेकंड टाइम जब ऑलरेडी एक मिक्सचर बन चुका और उसमें से जब हम कुछ क्वांटिटी बाहर निकालते हैं तो वो उसी रेशो में बाहर आती है जिस रेशो में एक बार ऑपरेशन करने के बाद अंदर क्वांटिटी दोनों या तीनों चीज़ों की थी। ठीक है, इस चीज़ को आपको समझना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द रेशियो ऑफ अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर टू नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट इज 4:7। द नंबर ऑफ सच पेयर इज, क्या कह रहा है, ये ऐसे कह रहा है कि एक 2 डिजिट नेचुरल नंबर है, ठीक है वो, और उसके डिजिट्स को रिवर्स करने से जो नंबर बना, डिजिट को रिवर्स करने का मतलब क्या है, सपोज दैट मैंने लिखा 27, तो इसके डिजिट्स को मैं रिवर्स कर दूं तो क्या हो जाएगा 72। ठीक है, तो इन दोनों का रेशो 4:7 इस तरह से कह रहा है ये। तो एक बात समझना, आप जब भी ऐसा क्वेश्चन में होगा ना कि कोई नंबर होगा 2 डिजिट नंबर और उसके डिजिट्स को रिवर्स कर देंगे, तो हम उसको लिखते कैसे हैं मैथमेटिकल लैंग्वेज के अंदर, कि जो ओरिजिनल नंबर होगा उसको हम लिखेंगे 10x/y। ठीक है, ऐसा क्यों लिखेंगे, क्योंकि 27 को मैं लिख सकता हूँ ना 10 × 2 + 7 लिख सकता हूँ। उसी तरीके से ये है कि जो नंबर है वो तो है XY, और उसको जब हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे तो 10x + y की फॉर्म में लिखेंगे, और जब इसके डिजिट्स हो जाएंगे रिवर्स तो क्या हो जाएगा, जब रिवर्स हो जाएगा तो वो हो जाएगा 10y + x। ठीक है, क्योंकि डिजिट्स रिवर्स हो गए। ठीक है, यानी इसके लिए अगर एग्जाम्पल में बताऊं तो कुछ ऐसे 10 × 7 + 2, 72 के लिए। ठीक है, ये इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, समझाने के लिए बताया था। ठीक है, अब वापस क्वेश्चन पे आते हैं। अब रेशो ऑफ 2 डिजिट नेचुरल नंबर टू द नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग इस डिजिट इज 4:7। द नंबर ऑफ सच पेयर इज, यानी ऐसे कितने पेयर बन सकते हैं, इसके कहने का क्या मतलब है कि 10x + y का रेशो 10y + x से करूं और आ जाए 4/7, तो यहाँ पर x और y की कितनी वैल्यू पॉसिबल है, चलो देख लेते हैं सॉल्व करके पहले। 70x + 7y, 40y + 4x। ठीक है, तो ये कितना हो गया 66x = 33y, यानी कि 2x = y। ये आया फाइनल मेरे पास। ठीक है, फाइनल मेरे पास ये आया कि y = 2x या 2x = y। अब यहाँ पर मैं कितनी वैल्यू पुट कर सकता हूँ उस बात को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले चलो सपोज करते हैं मैंने y की वैल्यू मानी 1, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 2, y की वैल्यू सपोज करो 2, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, सॉरी हम उल्टा सपोज कर रहे हैं, x की वैल्यू 1 सपोज करेंगे तो y की वैल्यू 2 आएगी, x की वैल्यू 1 सपोज करेंगे तो y की वैल्यू 2 आएगी, x की वैल्यू 2 सपोज करेंगे तो 2 2 4, x की वैल्यू 3 सपोज करेंगे तो y की वैल्यू 8 आ गई, x की वैल्यू 4 सपोज करेंगे तो y, क्या हो रहा है आज, 3 2 6, 4 2 8।
अब मान लो x की वैल्यू आपने 1 2 3 4 सपोज कर ली और y की वैल्यू ये आ गई। अगर अब आप x की वैल्यू 5 सपोज कर दोगे तो y की वैल्यू तो 10 आ जाएगी ना। पर 10 तो यहाँ पे 2 डिजिट नंबर हो गया, लेकिन यहाँ पर तो आपको सिंगल सिंगल डिजिट चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं है। यानी कि ये 4 वैल्यूज पॉसिबल है x और y की। समझ में आ रही है? सबसे पहले हमने क्या करा, जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ था वैसा रेशो बना लिया। फिर उसके बाद हमने सॉल्व करके x और y में रिलेशन निकाल लिया। अब इस रिलेशन के अकॉर्डिंग x और y की कितनी वैल्यू सिंगल डिजिट में पॉसिबल है। ठीक है, उस क्योंकि 2 डिजिट नंबर है, एक डिजिट x है, एक डिजिट y है, तो 2 डिजिट नंबर इस तरीके से बन सकता है। ठीक है, तो कितनी वैल्यू आई मेरे पास, 1 2 3 4, तो 4 वैल्यूज आ गई मेरे पास टोटल। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। In a rare coin collection, there is one gold coin for every 3 नॉन गोल्ड कॉइन, यानी एक गोल्ड कॉइन पर 3 नॉन गोल्ड कॉइन है। ठीक है, यानी 1:3 हो गया, गोल्ड कॉइन और नॉन गोल्ड कॉइन 1:3 के अंदर है। 10 मोर गोल्ड कॉइन्स आर एडेड टू द कलेक्शन, 10 और गोल्ड कॉइन जोड़ दिया अपने कलेक्शन में। द रेशो ऑफ गोल्ड टू नॉन गोल्ड कॉइन्स वुड बी 1:2। अगर इस रेशो के अंदर मैं 10 गोल्ड कॉइन और जोड़ दूं तो वो रेशो 1:3 से 1:2 हो जाता है। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इन द कलेक्शन नाउ बिकम्स, यानी अब 10 गोल्ड कॉइन जोड़ने के बाद टोटल कितने कॉइन है तो ये निकालना बहुत ईजी है। क्या क्या कह रहा है, देखो पहले 1:3 में था, यानी कि अगर मैं x में कर दूं इसको तो 1x यानी x और 3x में था। अब मैंने 10 गोल्ड कॉइन जोड़ दिए, यानी x में 10 जोड़ दिया और 3x ऐसा का ऐसा रहा तो वो 1/2 हो जाएगा। अच्छा, 2x प्लस 20 इज इक्वल्स टू 3x, तो ये वहाँ चल जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। x की वैल्यू 20 आ गई। मुझे निकालना है टोटल कितने कॉइन है तो अभी। ठीक है, तो पहले कितने हो गए, पहले हो गए 20 और 60, 80 कॉइन्स थे पहले। समझ में आया, 3x और x, और मैंने 10 और जोड़ दिए इसमें गोल्ड कॉइन्स, तो कितने आ गए, 90 आ गए। बस यहीं पे देखो सिली मिस्टेक क्या हो सकती है कि आपने बस यहाँ पे x की वैल्यू रखी, फटाफट से जोड़ा और 80 टिक कर दिया, आपने ये देखा ही नहीं कि इसने बाद में पूछा है या पहले पूछा। ठीक है, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि क्या क्वेश्चन में पूछा गया है। बाकी इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ था नहीं, इजी सा क्वेश्चन था। चलो क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं, ये भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो, P वर्क्स थ्राइस एज फास्ट एज Q। P जो है वो Q से 3 गुना तेज काम करता है। ठीक है, वेयर एज P प्लस Q टुगेदर कैन वर्क 4 टाइम्स एज फास्ट एज R। समझ रहे हो, P अकेला तो Q से 3 टाइम्स ज़्यादा काम कर लेता है, और P और Q मिलकर R से 4 टाइम्स ज़्यादा फास्ट काम कर लेते हैं। इफ P Q एंड R टुगेदर वर्क ऑन अ जॉब, इन व्हाट रेशो शुड दे शेयर द अर्निंग। अगर पी क्यू आर एक साथ कोई काम लेते हैं तो उनको अर्निंग किस रेशो में शेयर करनी चाहिए। सिंपल सी बात है, अर्निंग उसी रेशो में शेयर होगी जिस रेशो में आप काम करोगे। ठीक है, तो अब मेरी बात समझो, इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पर पी और क्यू का एक साथ भी दिया हुआ है। तो सबसे पहली बात समझो, क्योंकि पी जो है वो क्यू से 3 टाइम्स फास्ट काम करता है, यानी पी इज इक्वल्स टू 3Q। सेकेंड चीज में क्या बोल रहा है, पी प्लस क्यू टुगेदर जो है वो आर से 4 टाइम्स काम करते हैं। ठीक है, ये दो इक्वेशन बन गई। तो इन दो इक्वेशन के अंदर क्या कर देते हैं, पी की वैल्यू 3Q यहाँ पुट कर देते हैं, तो 3Q प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 4R, यानी कि 4Q इज इक्वल्स टू 4R, यानी कि Q इज इक्वल्स टू R। अच्छा, Q और R तो इक्वल स्पीड से काम कर रहे हैं। जब Q और R इक्वल स्पीड से काम कर रहे हैं और P जो है वो Q से 3 टाइम्स काम कर रहा है, यानी P R से भी 3 टाइम्स काम करेगा। सिंपल बात है, तो इसका मतलब क्या हुआ, रेशो क्या बनेगा कि Q और R का तो इक्वल और P का 3 टाइम्स, यानी Q और R का इक्वल और P का उन दोनों के 3 टाइम्स, यानी 3:1:1। समझ में आ रही है ये चीज। इस चीज को अगर ऐसे समझ में नहीं आता ना, तो अपन एक नॉर्मल टर्म्स में भी समझ सकते हैं इस चीज को। कैसे समझ सकते हैं, मान लो कोई काम करने के टोटल 100 रुपए मिले थे। ठीक है, टोटल 100 रुपए मिले थे। अब सबसे पहले क्या है, P प्लस क्यू एक साथ जो है वो R से 4 टाइम्स ज्यादा काम कर रहे हैं ना। 4 टाइम्स ज्यादा काम कर रहे हैं मतलब 4:1 के अंदर है। तो मैं आर को इस 100 रुपए में से कितने रुपए दूंगा, आर का रेशो है 1, सम ऑफ रेशो 4+1 5 इंटू 100, आर को 20 रुपए मिल गए। ये मैं एक अल्टरनेटिव तरीका बता रहा हूँ कि अगर आप इतना नहीं सोच पाओ एग्जाम में। वैसे तो ये भी इजी है, ये भी इजी है, पर फिर भी एक
इन जनरल तरीका ये भी हो सकता है कि भाई 100 रुपये मिले थे मुझे तो, और आर पहले क्या लिखा हुआ है कि भैया आर जो है वो 4 टाइम्स, ठीक है, चलो पहले आर को फ्री कर दिया मैंने। अब मेरे पास 80 रुपये बचे पी और क्यू के लिए, और पी ऐसे कहता है भाई मैं तेरे से 3 गुना ज़्यादा काम करता हूँ, यानी 3:1 में काम करता हूँ। 3:1 में काम करता हूँ तो क्यू को कितने रुपये मिलना चाहिए, 80 मल्टीप्लाई 1/4, इसको भी 20 रुपये मिलना चाहिए। 20 रुपीज़ क्यू को मिल गए, 20 रुपीज़ आर को मिल गए, तो पी को कितने मिले, 60। अब इसका रेशो निकाल लो तो भी ऐसे ही आएगा। ठीक है, एक ही बात है, थोड़ा बड़ा तरीका है पर समझने में आसान है, और ये थोड़ा इजी तरीका है। पर इसमें जो एंड में चीज़ हमने करी कि क्यू और आर इक्वल है और ये 3 टाइम्स है तो रेशो 3:1:1 बनेगा, कुछ लोग इसको नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, इसलिए मैंने ये तरीका सिंपल करके बता दिया। चलो नेक्स्ट चलते हैं, इजी सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसमें। An amount of money was distributed among A, B and C in the ratio of P ratio Q ratio R। एक अमाउंट है, इसको हमने ए बी सी के अंदर P रेशो Q रेशो R में हमने डिवाइड किया है। मान लो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ए गेट्स द मैक्सिमम शेयर। ठीक है, दो स्टेटमेंट दिए, मुझे बताना है जो इसमें लिखा हुआ है ये सही है या गलत है। इफ ए गेट्स द मैक्सिमम शेयर P इज ग्रेटर देन Q प्लस आर, अगर P जो है Q प्लस आर से, यानी इस रेशो के अंदर जो P की वैल्यू है ये Q प्लस आर से ज्यादा होगी, तो क्या A को मैक्सिमम शेयर मिलेगा क्या। चलो सपोज करके देख लेते हैं। ठीक है, यानी Q प्लस आर दोनों से ज्यादा वैल्यू हो जाए P की इस रेशो के अंदर, तो क्या A को मैक्सिमम शेयर मिलेगा। सपोज कर लेते हैं P की वैल्यू है 10, Q की वैल्यू है 3 और R की वैल्यू है 2। अब 3 + 2 5 और ये 10 बड़ा है, तो बट ऑब्वियस सी बात है, जब इन दोनों के सम से भी ज्यादा इसका रेशो होगा तो सबसे ज्यादा पैसा तो ए को ही मिलेगा ना। इसका रेशो का मतलब क्या होता है, रेशो का मतलब ये होता है, मान लो अगर 15 रुपए हैं तो 10 रुपए ए को मिलेंगे, 3 रुपए बी को मिलेंगे और 2 रुपए सी को मिलेंगे। अगर दोनों को मिलने वाले जो रुपए हैं उनसे भी ज्यादा ए के रुपए हैं तो मैक्सिमम शेयर तो ए का ही होना है। ठीक है, यानी स्टेटमेंट 1 तो ठीक है। अब सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, सी गेट्स द मिनिमम शेयर इफ आर इज लेस देन पी प्लस क्यू। अगर आर जो है पी प्लस क्यू से छोटा है, आर पी प्लस क्यू से छोटा है तो सी को मिनिमम शेयर मिलेगा। क्या हर कंडीशन में ये ट्रू है या नहीं, ये बात समझो। ऐसे समझो कि मान लो ये 5 है, ये है 2 और ये है 3। अब मैं P प्लस क्यू को जोड़ूं, कितना आ गया, 7 7। ठीक है, P प्लस क्यू से छोटा है, ठीक बात है, लेकिन इस केस में क्या R को मिनिमम शेयर मिल रहा है, जी नहीं, मिनिमम शेयर तो Q को B को मिल रहा है, B को मिल रहा है, Q का से छोटा है। ठीक है, तो इसलिए ये कंडीशन हर जगह ट्रू नहीं होगी। ठीक है, देखो मैक्सिमम वाली कंडीशन के अंदर आप कह सकते हो कि अगर किसी दो रेशो से ज्यादा आपको मिल रहा है तो आपको मैक्सिमम मिलेगा, लेकिन मिनिमम वाली कंडीशन में आप सेम चीज नहीं कह सकते, क्योंकि ये हो सकता है कि जो सेकंड पर्सन है उसको मिल ही बहुत कम रहा हो और फर्स्ट पर्सन को बहुत ज्यादा मिल रहा हो। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट हर कंडीशन पे ठीक नहीं होगी और ओनली वन इसका आंसर हो जाएगा। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव मिनिमम चेंज, समझना, which one of the following will have minimum change in its value if 5 is added to both numerator and denominator of the fraction 2:3, 3:4, 4:5 and 5:6। क्या कह रहा है कि मेरे पास चार फ्रैक्शन है, चार रेशो है, 2/3, 3/4, 4/5 और 5/6। अब इन सबके अंश यानी न्यूमिनेटर में और सब में 5 मैंने ऐड कर दिया, तो चेंज किसमें सबसे कम आएगा। ठीक है, चेंज का मतलब क्या है, जैसे 2/3 की वैल्यू 0.67 होती है, 2/3 में 5 ऐड कर दूं मैं तो ये हो जाएगा 7/8, तो यहाँ पे एक वैल्यू आएगी। इस तरीके से इन सब की वैल्यूज आएगी। अब एक तरीका तो ये है कि आप इन सब का डिवाइड दे दे के पॉइंटों में नंबर निकालो, और एक कॉन्सेप्ट अगर आप समझ लोगे कि जब भी कोई रेशो होता है, क्योंकि यहाँ रेशो देखो किस तरीके से दिया हुआ है, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, यानी कि ये जो है इस तरीके से बढ़ रहे हैं रेशो। ठीक है, रेशो जो है इस तरीके से बढ़ रहे हैं। जब बढ़ता हुआ रेशो है तो जो मैक्सिमम
नंबर आपको दिख रहा है ना रेशो के अंदर, नंबर जो सबसे बड़ा नंबर दिख रहा है, उसके अगर आप दोनों जगह जोड़ोगे ना सेम अमाउंट, तो उसमें मिनिमम चेंज आएगा। एकदम समझने की बात कैसे है कि एक तो किसी के पास 2 रुपए है, उसको मैं 5 रुपए दे दूँ तो वो कितना ज़्यादा होगा, उसके पास 2 से सीधे 7 हो गए। और एक के पास पहले से ही 50 रुपए हैं, उसको मैं 5 रुपए दे दूँ तो उसके पास क्या हुआ, 50 से 55 ही तो हुए। ठीक है, दो वाले के लिए तो 3 टाइम से भी ज़्यादा चेंज आ गया, जबकि 50 से 55 वाले के लिए बहुत कम चेंज आया। तो मिनिमम चेंज किस में आएगा, जो सबसे बड़ा नंबर में होगा रेशो। ठीक है, समझ में आ रही ना ये बात। तो इस तरीके से इसका डायरेक्ट आंसर आप 5/6 लगा सकते हो, एक सिंपल से कॉन्सेप्ट से। वैसे आप ऐसे करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो थोड़ी सी जनरल अवेयरनेस मैथमेटिक्स को लेकर आपको एग्जाम में ज़रूरत होती है। ठीक है, तो इसी के साथ रेशो और प्रोपोर्शन वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। आई होप आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो इन्हें अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को पे जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।